लिख, हेडलाइन लिख, प्रोटोबायोन्ट्स, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये जो कच्चा सेल है ना, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, प्रोटोबायोन्ट्स की। देख बेटा, प्रोटोबायोन्ट्स ये दो तरह का होता है। ये दो तरह का होता है, ये कच्चा सेल दो प्रकार का होता है। जो ओपेरिन थे उन्होंने बोला था ये जो सेल है पहला दुनिया का, इसको कॉन्सर्वेट बोलना। मतलब प्रोटोबायोन्ट्स को ओपेरिन ने क्या बोला था? प्रोटोबायोन्ट नाम का सेल है, कच्चा सेल, इसको ओपेरिन नाम के पर्सन ने क्या नाम दिया था? कॉन्सर्वेट। का मतलब ये होता है कि सराउंडेड बाय लिक्विड, सराउंडेड बाय लिक्विड, ये वाटर की लेयर है, ये वाटर का लेयर है, और उसके अंदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। मतलब वही प्रोटीन, आरएनए, लिपिड, प्रोटीन, आरएनए, लिपिड, ये अंदर है। इसके सराउंडेड बाय कौन है? वाटर लेयर। ये दुनिया का पहला सेल, नाम क्या इसका? कॉन्सर्वेट्स। किसने बोला था? ओपेरिन। ये कॉन्सर्वेट किसका प्रकार है? मतलब दुनिया का पहला रॉ सेल, कच्चा सेल। ठीक है। उसके अलावा एक नए साइंटिस्ट आए थे, सिडनी डब्ल्यू फॉक्स। इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने बोला था कि ये जो प्रोटोबायोन्ट्स हैं, इसको आप माइक्रोस्फीयर बोल सकते हैं, माइक्रोस्फीयर बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं आप? इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है प्रोटीन, द प्रोटीन इज सराउंडेड बाय लिपिड बायलेयर्स। प्रोटीन इज सराउंडेड बाय लिपिड बायलेयर, लिपिड की बायलेयर। चल सुन ले बेटा, मैंने क्या बोला अब तक। प्रोटोबायोन्ट मतलब कच्चा सेल। इस सेल को ओपेरिन नाम के पर्सन ने क्या बोला था? व्हाट इज कॉन्सर्वेट? पानी की लेयर, और बीच में कौन फंसा है? ऐसा पानी के लेयर, बीच में ये फंसे हैं। सिडनी भाई साहब ने इसी प्रोटोबायोन्ट का क्या नाम लिखा? छोटा सा सर्कल, छोटा सा स्पीयर, माइक्रोस्फीयर। उसमें बीच में कौन फंसेगा? एंड सराउंडेड बाय। क्लियर हुआ क्या? ये लिख लो आप, कॉन्सर्वेट माइक्रोस्फीयर को। जल्दी लिखो, बाद में डिस्कस करो, जल्दी लिखो पहले। ये कॉन्सर्वेट और माइक्रोस्फीयर, ये आपको स्टेट बोर्ड में वर्ड आएंगे दोनों, ये स्टेट बोर्ड के शब्द है ये। जिनको नहीं पता वो ये भी लिख ले, प्रोटोबायोन्ट्स का मतलब होता है फर्स्ट सेल। हो गया? चल नेक्स्ट देख, आपके सामने सवाल ये है। अभी मैं सिर्फ बायोलॉजी की बात करूँ, अब तक फिजिक्स हो गया, वो केमिस्ट्री हो गया, केमिकल इवोल्यूशन हो गया, बायो की बात करते हैं। सर ये सवाल है कि क्या क्या रीज़न, मतलब कोई प्रूफ बताइए कि हम सब एक ही सेल से बने हैं। एक सेल था जो जड़ थी, उससे पेड़ बना,
फिर उसकी अलग अलग शाखाएं बनी, है ना। मतलब समझाता हूँ। जैसे एक सिंगल सेल था, दैट इज कॉल्ड एज प्रोटोबायोन्ट्स। क्या नाम है इसका? हाँ, उसमें से एक ब्रांच निकली जिसका नाम था प्रोकैरियोटिक। क्या नाम था? फिर उसी प्रोकैरियोटिक से एक नया ब्रांच निकला जिसका नाम क्या था? यूकैरियोटिक। फिर यूकैरियोटिक में अलग अलग केसेस आती हैं। हाँ, इसी में आता है किंगडम फंगस, इसी में आता है किंगडम प्लांटी, इसी में आता है किंगडम एनिमलिया, इसी में आता है किंगडम प्रोटिस्टा। तो सर ये बताइए, ये जितने भी है बैक्टीरिया, एनिमल्स, प्लांट्स, ये जितने भी है, क्या वो हमारे पूर्वज एक है? ये प्रूफ करना है हमें। इस धरती पे जितने भी ऑर्गेनिज्म है, क्या हमारे पूर्वज एक है? हम एक ही पेड़ से बने हुए हैं, मतलब हम एक ही ब्रांचेस के हैं, एक ही पेड़ से हैं, है ना। जैसे हम मंकी, चिंपांजी, गोरिल्ला, हम क्या नाता है हम में? हम एक ही पूर्वज से हैं, हमारे पेरेंट्स एक ही थे, हमारे सेल एक ही थे। ये प्रूफ करके दिखाना है अपने को। अभी आपको समझ में आया मेरा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन ये है, क्या हमारे एंसेस्टर एक थे? हमारे मतलब जितने भी यहाँ पे एनिमल्स है, हमारे एंसेस्टर एक थे कि अलग अलग थे? प्रूफ करना है ना। क्या करना है? जैसे दूध के अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं, चाहे वो पनीर हो, चक्का हो, श्रीखंड हो, दही हो, लेकिन वो बनते एक ही चीज़ से हैं। उन सब का जो ओरिजिन है वो एक ही जगह से आता है, बराबर है। तो हम जितने भी एनिमल देख रहे हैं आज, क्या इनका ओरिजिन एक है कि अलग अलग है? ये क्वेश्चन मार्क है। तो इसको प्रूफ करना है। प्रूफ को हम बोलते हैं एविडेंसेस। क्या बोलते हैं? देख, आपका नेक्स्ट हेडलाइन है बेटा एविडेंस। लिख, क्वेश्चन लिख। मतलब ऐसा लाइन है, इज रियली, लिख, इज रियली वी हैव कॉमन एंसेस्टर, इज रियली वी हैव कॉमन एंसेस्टर, वी हैव कॉमन एंसेस्टर। व्हाट इज एंसेस्टर? पूर्वज। मतलब यही सवाल देखना है कि हमारे और बंदर के और चिंपांजी, गोरिल्ला के पूर्वज एक है कि अनेक अनेक है, वो बात करनी है। इसमें सबसे पहला एविडेंस आपको मैं दूंगा, उसका नाम है पैलेंटियोलॉजिकल। एनसीईआरटी में है क्या पहला एविडेंस पैलेंटियोलॉजिकल? कौन सा एविडेंस दिया है पहला? एम्ब्रियोलॉजिकल है कि पैलेंटियोलॉजिकल है? हाँ, देख ले इधर, ये मैं आपको इसकी स्क्रिप्ट दिखाता हूँ, इधर स्लाइड दिखाता हूँ। पहला एविडेंस है पैलेंटियोलॉजिकल, मतलब फॉसिल्स। मैं बात कर रहा हूँ एविडेंस की। इवोल्यूशन के प्रूफ क्या है बताइए सर? पहला प्रूफ है बेटा पैलेंटियोलॉजिकल। पहला प्रूफ है पैलेंटियोलॉजिकल, दूसरा है मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल, तीसरा है बायोजियोग्राफिकल, चौथा है बायोकेमिकल, पांचवा है एम्ब्रियोलॉजिकल। एविडेंस फॉर इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। अब एक काम करो, मैं जितना बोलूँ बस उतना ही लिख। पहला लिख पैलेंटियोलॉजिकल, मैं जो बोलूँगा उतना लिख बेटा। लिख पैलेंटियोलॉजिकल, लिख लिया पैलेंटियोलॉजिकल? हाँ, उसके बाद में लिख मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल। तो पहला है पैलेंटियोलॉजिकल, दूसरा मॉर्फोलॉजिकल, तीसरा लिख बेटा तू
तीसरा लिख बायोकेमिकल, ये पहला दूसरा तीसरा बायोकेमिकल। चौथा लिख एम्ब्रियोलॉजिकल। बस इतने काफ़ी हैं, बाकी है लेकिन वो बाद में बात करेंगे, पहले ये चार की बात करते हैं। आपने लिख लिया चारों के बारे में? हाँ लिख लिया। ये पहला कौन सा लिखा? दूसरा, तीसरा, चौथा। हाँ तो शुरू करते हैं। पहला पैलेंटियोलॉजिकल, लिख हेडलाइन पैलेंटियोलॉजिकल। और मैं जितना बोलूँ उतना लिखते जा, मैं जितना बोलूँ उतना लिखते जा। व्हाट इज पैलेंटियोलॉजी? इट इज अ स्टडी ऑफ फॉसिल्स। और जो फॉसिल पता है क्या होता है? क्या है फॉसिल? अवशेष जो मर गए हैं उनके बचे हुए पार्ट्स इज कॉल्ड एज फॉसिल्स। पहला ये लिख, ये लिख पहले। दूसरा ये लिख, बस 2 ही पॉइंट लिख। दूसरा पॉइंट ये लिख बेटा, फॉसिल मतलब रेमनेंट्स होते हैं, मतलब रिमेनिंग वाले, लाइफ फॉर्म फाउंड इन द रॉक्स। दिख रहा है सर? वो प्रिंट छपा है मछली का पत्थर के ऊपर, उधर रेप्टाइल का पत्थर के ऊपर, इधर अलग अलग स्नेल्स है, इधर प्लांट दिख रहा है पत्थर के ऊपर। हो गया लिखना ये? हाँ। और अपने अलग एक ये चलता है फॉसिल, पत्थर के ऊपर अपना नाम लिखते हैं। हाँ दीवार के ऊपर, वो अलग ही फॉसिल है। हमें ये कुछ नहीं पढ़ना। हाँ मैं इनकी बात करूँगा। हमें कैसे पता चला कि डायनासोर आए थे, इतने साल जिए, मर गए, एक्सटिंक्ट हो गए? हमें पता चला उनके फॉसिल से, क्योंकि डायनासोर के फॉसिल हमें मिले हैं। इनके हमें हड्डियाँ मिली हैं। इनकी हमें क्या मिली है? हड्डियाँ मिली हैं। म्यूज़ियम में रखा है बेटा ये। और इसी हड्डियों को जोड़ जोड़ के एक मूवी बनाई थी, जुरासिक पार्क। तो इसके फॉसिल अवेलेबल थे। उसी तरह हमारे पहले आदि मानव की बात कर रहा हूँ मैं, वो क्रो-मैग्नोन मैन, ड्रायोपिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, रामापिथिकस, नाम सुने कभी? तो कैसे पता चले आए थे? उनकी हड्डियाँ मिली, उनके स्कल मिले, उनके हाथ पांव मिले ज़मीन के अंदर खुदाई में। हाँ तो पता चला कि ये एनिमल आए थे इस धरती पे। ओके बेटा? हाँ एक शब्द याद रखना, फाइलोजेनी। इसका मतलब है आपकी हिस्ट्री, आपकी इवोल्यूशन की हिस्ट्री, आपकी प्रजाति की हिस्ट्री, ह्यूमन की हिस्ट्री, इसको बोलते हैं फाइलोजेनी। अब मैं यहाँ में क्या बात करूँगा वो देख ले, वो लिख मत कुछ भी। कहाँ गया? हाँ अब ये देख, यहाँ मैं क्या बात कर रहा हूँ। मैं आपको पढ़ाऊँगा ये पैराग्राफ को, बस इतना ही पैराग्राफ काम का है, बाकी कुछ नहीं है। बस इतना पैराग्राफ याद रख। ये पत्थर है सर, ये पत्थरों की अरेंजमेंट है।
ये पत्थरों की क्या है, अरेंजमेंट है। और ये जो अरेंजमेंट है पत्थरों की, इस पत्थर का पहला नाम है सेडिमेंट्री रॉक। क्या नाम है पत्थर का? हाँ, सेडिमेंट्री रॉक। अब जरा इसके बारे में मैं बताऊंगा, ये पत्थर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सुन ले बेटा। वो क्या रहता है जिसमें लेयर पे लेयर रहती है, बर्गर। डू यू नो बर्गर? सबसे पहले नीचे क्या रखना, ब्रेड, उसके ऊपर सॉस, उसके ऊपर हाँ क्या, मैगी, पैटीज, आलू पैटीज, उसके ऊपर वेजिटेबल, उसके ऊपर वापस सॉस, ठीक है, चीज़, उसके ऊपर हाँ, हमें ये बनाना है बर्गर, केक नहीं बनाना। हाँ काटना नहीं उसको। अब तूने जैसे बोला बर्गर में ये चीज़ होनी चाहिए, सुन ले बेटा, ये पाव, उसके ऊपर जिस जो भी चीज़ लगाया वो, उसके ऊपर तूने वो क्या रखा रे, पेटीज, तो ये चीज़ है, ये पेटीज है, वो बैंगन प्याज जो भी है, टमाटर वगैरह है ना, उसके ऊपर और एक पाव। इसका मतलब ये है, हमने जैसे ये ब्रेड लिया, उसके बाद में टमाटर लिया, क्या है रे, पनीर, क्या है ये, पैटीज, ये चीज़ लिया, और ये क्या लिया, ब्रेड। इसका मतलब सर कि जो सबसे बॉटम में है वो सबसे पहले आया था, जो सबसे बॉटम में है वो सबसे पहले आया था, चीज़ बहुत पहले आया था क्योंकि वो बॉटम में है। उसके बाद कौन आया था, पैटीज, उसके बाद कौन आया था, टमाटर, टमाटर सेकंड लेयर में है, वो अभी अभी आया था। सबसे ऊपर कौन है, पहली वाली ब्रेड, वो अभी अभी आई थी। मतलब है जो लेयर 1 2 3 4 5, जो लेयर सबसे बॉटम में है ये सबसे ओल्ड है, और जो सबसे ऊपर लेयर है वो अभी अभी की लेयर है। सेम कहानी पत्थरों की है, सेम कहानी पत्थरों की है बेटा, सेडिमेंट्री रॉक की है। सुन ले मेरी बात, क्या है तो सेडिमेंट्री रॉक, ये फर्स्ट लेयर, ये सेकंड लेयर, ये थर्ड लेयर, ये फोर्थ लेयर, ये फिफ्थ लेयर, दे आर कॉल्ड एज सेडिमेंट्री रॉक। सर व्हाट इज सेडिमेंट्री? जो लेयर बनाते उसको बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक, जो लेयर बनाते उसको क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक। और यहीं पे अपने फॉसिल पाए जाते हैं, फॉसिल्स। अब इसमें अगर तू नंबर की बात करेगा 1 2 3 4 5, मैंने नंबर दिए हैं, इसमें मैं एनिमल के नाम लिखता हूँ, जैसे ए नाम का एनिमल था, बी नाम का, सी नाम का, डी नाम का, ठीक है बेटा। हाँ, तो हुआ क्या, हुआ ये कि अगर तुझे सबसे बॉटम में करेगा खुदाई, तुझे सबसे फर्स्ट नंबर का पत्थर मिलेगा, बराबर है, ये सबसे पुराना पत्थर है, बॉटम वाला पत्थर सबसे पुराना पत्थर, और इस पत्थर के ऊपर जिस एनिमल की मृत्यु हुई थी उसका फॉसिल यहाँ मिलेगा। समझ में आया? उस पत्थर के ऊपर उस एनिमल का प्रिंट मिलेगा ना बेटा, मरे हुए एनिमल का। तो ए नाम का एनिमल सबसे ओल्ड है, बराबर है। फिर ये सेकंड पत्थर, इसके ऊपर ये एनिमल मिला, ये थर्ड पत्थर, इसके ऊपर ये एनिमल मिला। इसका मतलब है सर अगर ऐसे खुदाई करते गए तो ए नाम का एनिमल सबसे ओल्डेस्ट है, और ये जो डी नाम का एनिमल है ये लेटेस्ट है। तुझे बात समझ में आ गई? तो खुदाई करते वक्त जो ऊपर ऊपर फॉसिल मिलेंगे वो अभी अभी एनिमल आए हैं, जो सबसे डीप एनिमल मिलेंगे वो बहुत पुराने हैं। क्लियर हुआ आपको? तो ऐसा होता है सेडिमेंट्री रॉक, ऐसे होता है फॉसिल का पढ़ाई। इज दैट क्लियर? और ये जो पैलेंटियोलॉजिस्ट रहते हैं ना, ये खुदाई करते समय उनको गड्ढा नहीं खोदना, वहाँ पे लगाए कुल्हाड़ी फावड़ा लेके चले, नहीं। उनको अगर आप देखेंगे ना, जैसे कोई ड्राइंग ड्रॉ करता है डायग्राम को,
बहुत बेहतरीन। ऐसा ही ये वो जब साफ़ सफाई करते हैं ना, उनको पता है पत्थर के ऊपर उनका प्रिंट है, जैसे शेर का पंजा या कोई मछली मर गई है बहुत साल पहले, उस मछली का प्रिंट पत्थर पे आ चुका है, बराबर आता है ना कभी कभी मरने के बाद। जैसे एग्जांपल, आपके घर के सामने नया सीमेंट का रोड बना, नया सीमेंट का रोड, उसमें आपने अभी अभी गाड़ी चलाई, हाँ वहाँ पे एटलस का एटलस नाम का चिपक गया, एटलस मतलब टायर का पंजा, हो गया प्रिंट, हो गया प्रिंट, है ना। ऐसा ही प्रिंट होता है। या फिर आप क्या करते हो, वो समंदर किनारे रेत पे अपना नाम लिखते हैं, कौन सा काम, कोरियो काम। तो एक प्रकार का फॉसिल ही है, मतलब वो एक प्रिंट है, वो शो करता है यहाँ पे कुछ हुआ था, ये नाम था। ऐसा ही मछली मरने के बाद उसका प्रिंट वहाँ पे आता है। ठीक है बेटा। हाँ, जैसे मैंने आपको ये बोला था। अब सबसे डीप लेयर में जो एनिमल है वो इनवर्टेब्रेट्स है। कौन है? हाँ, और ये पत्थर बहुत पुराना है और ये लेटेस्ट पत्थर है जहाँ पे इंसान, कुत्ता ये सब दिख रहे हैं। अब देख, ये जो एनिमल अभी दिख रहा है ये सबसे लेटेस्ट है। अब ये उससे पुराना ऐसे बॉटम में चले गए, और ये जो एनिमल है ये सबसे पुराने एनिमल है, दुनिया में पहली बार आए थे ये। क्लियर हुआ बेटा? और ये सबसे ओल्डेस्ट पत्थर है, ऐसी बात है इनकी। और इनके ऊपर इनका एज लिखा है, पत्थर का एज। आपको मैं बताना चाहूँगा, पत्थर का एज निकाल सकते हैं अपन, ये पत्थर कितना पुराना है। हाँ, कार्बन डेटिंग नाम की एक मेथड होती है। कौन सी मेथड? उससे अपन वो पत्थर का एज निकाल सकते हैं। और पत्थर का एज निकल गया, उस एनिमल का भी एज निकल जाएगा। पत्थर के साथ एनिमल का एज निकल जाएगा। सर कैसे? सिंपल सी बात है, अगर मैंने इस फर्स्ट नंबर के पत्थर का एज निकाला तो अल्टीमेटली उस पत्थर के ऊपर एनिमल मिल रहा है ना, इसका भी एज निकल जाएगा। ऐसे होता है ये फॉसिल्स के एविडेंसेस। तो इससे हमें पता चलेगा कि हमारे पहले बहुत एनिमल आ चुके हैं, उनके फीचर लगभग हमारे जैसे ही है, हमारे जैसे ही है। जो आदि मानव था उसको भी हार्ट था, किडनी था, लीवर था, ओके, हमारे जैसा ही था, थोड़ा बहुत चेंज हुआ डीएनए में। ओके सर, क्लियर हुआ ये? और ये पत्थर आपको शो करता है जियोलॉजिकल पीरियड, मतलब वही कैलेंडर, कौन कितने साल पुराना है, इसको बोलते हैं जियोलॉजिकल पीरियड, दैट इज कैलेंडर। ओके, हाँ सर। अब जरा इस पत्थर को देख, ये पत्थर की जो उम्र है, हाँ जैसे यहाँ ये पत्थर है सबसे पुराना 2.5 बिलियंस। ये जो सबसे नीचे वाला पत्थर है वो कब का है? 2.5 बिलियंस ईयर एगो। और यहाँ पे कोई एनिमल मिलेगा वो भी कितने एज का होगा? 2.5 बिलियंस ईयर एगो का होगा। ऐसा है बेटा ये। और जैसे मैंने आपको बोला था अभी अभी, पैलेंटियोलॉजिस्ट क्या करते हैं? कहाँ गया वो? ये हॉर्सेस के कुछ अलग अलग प्रकार है, ये आपको एनसीईआरटी में नहीं है ना, इसमें है। ये एलिफेंट पहले ऐसे थे। आपने एक नाम सुना, मैमोथ सुना है क्या नाम? हाथी का पहला प्रकार कौन सा था? वो मैमोथ था, ये अलग ही हाथी था। ओके, देखो, जब कोई पैलेंटोलॉजिस्ट कोई फॉसिल को सर्च करता है ना बेटा, काफ़ी वो बारीकी से सर्च करता है ताकि वहाँ की थोड़ी सी हल्की सी रेत हट जाए और उसके जो निशान है वो एज इट इज़ रहे, निशान नहीं हटने चाहिए। देखो, ये मछली का प्रिंट है, वो रेप्टाइल का प्रिंट है। इससे पता चलेगा ना आज का रेप्टाइल और वो ज़माने का रेप्टाइल में क्या लिंक है, क्या लिंकेज है इनमें, है ना। किसी इंसान का वहाँ पे स्कल मिला, आज से 500 मिलियन पहले स्कल मिला इंसान का, वो स्कल और ये स्कल में क्या फ़र्क है, क्या बन गई, लिंक बन गई ना। तो आप स्टडी कर सकते हैं ऐसा। आपको एक फील्ड पता है क्या? जियोलॉजी, बीएससी जियोलॉजी, एमएससी जियोलॉजी,
जियोलॉजी वाले क्या करते पता है क्या? ज़मीन की पढ़ाई करते हैं। ऐसा एक फील्ड है पैलेंटियोलॉजी, वो फॉसिल की पढ़ाई करते हैं। हाँ सर समझ में आया हमें क्या कंसेप्ट था। चल हो गया बेटा वो। उसमें एक लाइन रह गई लिखने की। लिख फॉसिल्स, लिख बेटा फॉसिल्स जनरली फाउंड इन, fossils generally found in sedimentary rocks, fossil generally found in sedimentary rocks. उसके बाद लिख different age of rock, different age of rock different age of rock show the age of organism, age of organism, different age of rock show the age of organism who died, जो मर गया। और आपको सेडिमेंट्री रॉक का मीनिंग पता है ना? जो रॉक क्या बनाते हैं, जो क्या बनाते हैं, लेयर, क्या बोलते हैं उसको? सेडिमेंट्री रॉक। आपने एक वर्ड सुना था ना रे वो माइक्रोबायोलॉजी में, सेडिमेंटेशन। वो ऐसी लेयर बनाते हैं ना, ऐसे नीचे गिरते हैं, लेयर बनाते हैं, लेयर पे लेयर, उसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन। ओके सर, ये हो गया आपका पहला कंसेप्ट क्लियर। सेकंड क्या लिखा था आपने एविडेंस में? मॉर्फोलॉजी लिखा था ना कुछ? क्या लिखा था? मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी, वो लिखा भी हेडलाइन, मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी। मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी। हाँ, मैं जितना बोलूँ उसमें ये लिख मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी। मतलब सर दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म है, क्या इनकी मॉर्फोलॉजी, क्या इनका एनाटॉमी मैच कर रहा है हमसे? हाँ, हमसे मैच कर रहा है। अब जैसे कि शेर है, उसके अंदर हड्डियां हैं, इंसान है उसके अंदर भी हड्डियां हैं, दोनों के अंदर बोन्स है। समझ में आया? जैसे इंसेक्ट है, इंसेक्ट को पंख है, और कोई बर्ड है उसको भी पंख है, क्या वो सेम है? वो तुझे मैच करना है। उसके बाद में मछली है, मछली को क्या फिन्स है, क्या है पता है ना? क्या है? फिन्स। ओके, तो वो जो फिन्स है किसी और एनिमल को मैच कर रहे हैं, वो बताना है हमें। तो यहाँ पे दो प्रकार की पढ़ाई करेंगे हम, एक का नाम है होमोलगस, एक का नाम क्या है? एनोलगस। तो एक काम करो आप, लिखिए स्टडी ऑफ, लिख बेटा स्टडी ऑफ होमोलगस एंड एनोलगस ऑर्गन, स्टडी ऑफ होमोलगस एंड एनोलगस ऑर्गन, स्टडी ऑफ होमोलगस एंड एनोलगस ऑर्गन। पहला हेडलाइन लिख होमोलगस, पहला हेडलाइन लिख बेटा होमोलगस। पहला हेडलाइन लिख होमोलगस करके। हाँ, अब मेरी बात सुन, मैं क्या लिखने वाला हूँ। तूने पहला हेडलाइन क्या लिखा? होमोलगस लिखा ना? अब मेरी बात सुन, मैं क्या बताने वाला हूँ होमोलगस वाले केस में, सुनते जाना सिर्फ। अभी पहला कंसेप्ट है सर हमारा होमोलगस। मैं सबसे आईएमपी टॉपिक पढ़ा रहा हूँ इस चैप्टर का, यहाँ से क्वेश्चन आते मतलब आते। होमोलगस क्या है सर? होमोलगस बेटा दे हैव सेम ओरिजिन, इस शब्द को जान लेना, और सेम स्ट्रक्चर
दे हैव सेम ओरिजिन और सेम स्ट्रक्चर बट दे हैव डिफरेंट फंक्शन, दे हैव डिफरेंट फंक्शन। क्या लिखा मैंने? उनका स्ट्रक्चर सेम है लेकिन कार्य कैसे है? अलग अलग है। उनका स्ट्रक्चर सेम है लेकिन कार्य कैसे है? अलग अलग है। इस कंसेप्ट का नाम क्या है? होमोलगस। मतलब उनके ऑर्गन का स्ट्रक्चर सेम है, मैं रिपीट करता हूँ, उनके ऑर्गन का स्ट्रक्चर सेम है बट ऑर्गन का फंक्शन अलग अलग है। क्लियर हुआ क्या? हाँ हाँ, ये लिख लो आप पहले। दे हैव सेम ओरिजिन और सेम स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शन ऑफ ऑर्गन। बेटा इतना लिखना हो गया तेरा? बोल, व्हाट इज होमोलॉजी या व्हाट इज होमोलगस? दे हैव सेम ओरिजिन या दे हैव सेम स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शंस। दूसरा पॉइंट लिख, दैट इज द डाइवर्जेंट, सबसे आईएम पे लिख रहा हूँ, पीवाई क्यू है ये, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। 2 बार आ चुका है ये। इसका इवोल्यूशन है डाइवर्जेंट, इसका इवोल्यूशन है डाइवर्जेंट। और इसको ऐसे याद रखना अभी, एच डी करके। एच का मतलब होमोलगस, डी का मतलब डाइवर्जेंट। एच का मतलब होमोलगस, डी का मतलब, अब सर ये क्या है बताओ? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन क्यों बोला आपने? कहानी सुन बेटा इसकी, डाइवर्जेंट क्यों बोला मैंने? आपका लिखना हो गया है क्या? हाँ, लिखना हो गया आपका? सुन मेरी बात, हो गया लिखना? इसको तूने शॉर्ट में क्या लिखा? एच फॉर होमोलगस, डी फॉर, हाँ सुन, हम सब यहाँ पे है तो हम अमरावती कर हैं, अमरावती कर है हम, मतलब हमारा ओरिजिन कैसा है? हमारा ओरिजिन कैसा है? सेम है। हमारा ओरिजिन कैसा है? सेम, एक ही जगह से हैं। लेकिन जब हम, मतलब हमारा जन्म स्थान एक है, लेकिन जब कार्य करने जाएंगे हम, कार्य करने, तो कोई जाएगा मुंबई, कोई जाएगा पूना, कोई जाएगा नासिक, कोई जाएगा अमेरिका, कोई जाएगा किसी गांव को, हाँ पंढरपुर, सोलापुर, उधर जाएंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपका ओरिजिन क्या था? सेम, लेकिन आफ्टर दैट आपके जो कार्य है वो अलग अलग है और वो अलग अलग जगह पे हैं, अलग अलग जगह पे हैं। समझ में आया? क्लियर हुआ? या फिर और एक चीज़ समझ, और एक चीज़ समझ, 3 भाई है, इनका ओरिजिन एक है, 3 भाई है, इनका ओरिजिन एक है, लेकिन तीनों के कार्य अलग है। एक एयरफोर्स में चला गया, एक नेवी में चला गया और एक आर्मी में चला गया। आपको समझ रहा मैंने क्या बात किया? तो इनका क्या सेम है? ओरिजिन, फंक्शन कैसे है? अलग अलग। आपको नहीं लगता वो डाइवर्ट हो गए? क्या हो गए? डाइवर्ट हो गए। जब भी उनके कार्य अलग अलग हो, उनके एरियाज अलग अलग हो, उनका एडेप्टेशन अलग अलग हो, जैसे ये बंदा अगर एयरफोर्स में चला गया तो इसके जो एडेप्टेशन है वो एयरफोर्स की तरह हो जाएंगे, उसकी सोच या उसका जो भी नेचर है वो किसकी तरह हो जाएगा? एयरफोर्स की तरह। ये बंदा कहाँ चला गया? नेवी में चला गया, उसका जो फंक्शन है, उसका जो एडेप्टेशन है वो उस तरह से हो जाएगा। और ये जो है ये कहाँ चला गया? आर्मी में। आपको समझ में मैंने क्या बोला? तो क्लियर हुआ? क्या बोलते हैं इसको? क्या? डाइवर्जेंट। क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंट बोलते हैं। समझा बेटा? हाँ, ऐसी बात है ये।
अब बायोलॉजी के हिसाब से बात करेंगे। दो पंछी है, एक ही जगह पे उनका जन्म हुआ है, दो पंछी है एक ही जगह पे जन्म हुआ है और दोनों अलग अलग दिशा में चले गए। उसमें से ये बर्ड इस जगह पे चला गया, वहाँ पे सिर्फ कीड़े कीड़े हैं, कीड़े कीड़े हैं, तो उसने खुद को ऐसा एडप्ट किया कि सिर्फ को कीड़े खा सके। तो उसकी जो बीक बनी, क्या बनी, वो ऐसी बनी। पंछी एक ही थे बेटा, दोनों भाई है वो, लेकिन ये बर्ड इस जगह चला गया, वहाँ पे सिर्फ क्या है, कीड़े कीड़े हैं, तो उसकी बीक ऐसी बनी जो क्या खा सके, कीड़े खा सके। और ये जो पंछी है ये इस जगह चला गया जहाँ पे सिर्फ घास ही घास है यार, सीड ही सीड है, घास ही घास है, सीड ही सीड है, तो इसकी बीक कैसे बनेगी, घास खाने लायक बनेगी। तेरे को समझ रहा मैं क्या बात कर रहा हूँ? दोनों की बीक एक जैसी है? नहीं, दोनों का बीक का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, स्ट्रक्चर बोला मैंने, वो जो भी है काइटिन वगैरह जो बना है, लेकिन फंक्शन क्या है, अलग अलग है। समझ रहा? एक क्या खा रहा है, कीड़े खा रहा है, वो एक क्या खा रहा है, घास, लेकिन लगता नहीं वो एक ही ओरिजिन के थे। सो दे हैव सेम ओरिजिन बट दे हैव डिफरेंट फंक्शन, इज कॉल्ड एज डाइवर्जन। समझ में आया? ऐसी बात है ये। तो होमोलगस का पहले मीनिंग बता, व्हाट इज होमोलगस? दे हैव सेम ओरिजिन बट डिफरेंट फंक्शन, दे हैव सेम ओरिजिन बट डिफरेंट फंक्शन, इज कॉल्ड एज होमोलगस। और ये कौन सा इवोल्यूशन है? डाइवर्जन। क्लियर हुआ? अब इसके एग्जाम्पल लिख जो एनसीईआरटी में लिखे हैं। मैंने तो अपने मन से बताया एग्जाम्पल, अब एनसीईआरटी की बात करते हैं। कौन कौन से एग्जाम्पल है सर? सुन ले बेटा, सुन ले कौन कौन से एग्जाम्पल है। हाँ सुन, एनसीईआरटी लाया आपने, लाया क्या एनसीईआरटी? उसमें कुछ एग्जाम्पल है, तो लिख भी सकता है, टिक भी कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चल सुन, पहला एग्जाम्पल है ह्यूमन हैंड, वेल, फ्लीपर्स, बैट विंग्स और चीता फुट। ये चार एग्जाम्पल है। तुझे मैं बताना चाहूँगा कि ह्यूमन हैंड, वेल, फ्लीपर्स, बैट विंग्स और चीता फुट, इन सब में एक चीज़ कॉमन है, दे हैव अ बोन्स, दे हैव अ बोन्स एंड बोन हैव अ सेम स्ट्रक्चर। उनमें सब में हड्डियाँ है। वेल के फ्लिपर में कौन है, हड्डी हैं। हाँ, बैट के विंग्स में क्या है, लगभग हड्डी का स्ट्रक्चर है, स्केलेटन है उसके अंदर, बराबर है, स्केलेटन है वहाँ पे। और चीता के फुट में कौन है, स्केलेटन है, मतलब दे हैव स्केलेटन। और जब स्केलेटन आता है तो हड्डी आती हैं, कैल्शियम फॉस्फेट आता है और जॉइंट्स भी आते हैं बेटा। कौन आते हैं? लेकिन सबका काम अलग है। चीता के फुट का काम अलग है, अपने हाथों का काम अलग है। बैट के विंग्स का काम अलग है। बैट लिख सकती है क्या? बुलाओ बैट को, लिख सकती है वो? नहीं, है ना? हाँ, आप हाथों के बल पे दौड़ सकते हो क्या? तो चित्ता कर सकता है? नहीं। आप हाथों के लेके उड़ सकते हो क्या? नहीं। आपको समझ रहा है मैं क्या बात कर रहा हूँ? दे हैव अ स्केलेटन, सो दे हैव सेम स्ट्रक्चर बट दे हैव अ डिफरेंट फंक्शन, दैट इज कॉल्ड एज होमोलगस। है क्या एग्जाम्पल? देख लो एक बार एनसीईआरटी में, नहीं हो तो लिख लो, है लिखे हुए उधर, देखो गौर से। दिसले का बेटा? हाँ आहे ना? हाँ चल नेक्स्ट। हमने लोकोमोशन चैप्टर पढ़ा है। क्या हमारे स्केलेटन में ह्यूमरस है, रेडियस है, अल्ना है, कार्पेल है, ये है, वो है, उनमें भी है। हाँ, सिर्फ अलग अलग कार्य है। ओके, हाँ सर। उसके बाद में हमारा हार्ट और ब्रेन, इसमें भी होमोलॉजी है। ये इतना आईएमपी नहीं है, ये बहुत आईएमपी है। ये 1 2 3 4, ये 4 जो है एग्जाम्पल आईएमपी हैं। इसके लिए एक काम कर, तो एक बार ये डायग्राम देख ले। ये किसका हाथ है? हाँ, कानून का, ह्यूमन का। ये किसका पैर है? आर यू श्योर? ये क्या है? हाँ बता, ये क्या है? ये बैट का है कि व्हेल का है? ये बैट से बड़ा नहीं है, ये व्हेल का होगा ना। और ये किसका है? आर यू श्योर? ये बैट का हाथ है?
हाँ ये ना बेटा, ये हाँ ये किसका है, दिख रहा होगा ना इधर, ये किसका हाथ है, ये व्हेल का है, फ्लीपर। हाँ ये बात कर रहे हैं व्हेल का फ्लीपर है, और ये बैट का हाथ है, मतलब ये बैट का विंग्स है, वो दिख रहा है वहाँ पे। ओके तूने एग्जाम्पल लिखे क्या बेटा, एग्जाम्पल लिखे ना। हाँ और दूसरा एग्जाम्पल है होमोलॉजी का, ब्रेन और हार्ट। हार्ट का स्ट्रक्चर लगभग सेम है, कार्य अलग अलग है। मछली का हार्ट अलग से काम करता है, हमारा हार्ट अलग से काम करता है। उसमें सिंगल सर्कुलेशन चलता है, हमारे इसमें डबल सर्कुलेशन चलता है, बराबर। मछली को दिमाग है, हमें भी दिमाग है। मछली मैथ सॉल्व नहीं कर सकती, हम कर सकते हैं। मछली मैथ सॉल्व कर सकती, बुलाओ मछली को। हाँ बोलो मछली को, बोलो बोलो मछली को, फिशरी पढ़े, चल फिशरी पढ़ो। हाँ हाँ तो बोल रहे थे मछली को दिमाग रहता। ये कौन सा प्लांट है, देखा है कहीं, कौन, बोगनविलिया है ना। हाँ ये कौन है, कुकुरबिटा, पता है वेल है ये, कुकुरबिटा। ये कौन, बोगनविलिया। पता है दोनों में कॉमन क्या चीज़ है, सर इनके जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग है, इनके स्ट्रक्चर अलग है। सुन बेटा, इस पेड़ में मॉडिफाइड कांटे हैं, इसमें कांटे हैं, मॉडिफाइड स्टेम, दोनों में स्टेम है। सुन मेरी बात, सर इसकी दिक्कत क्या है, सुन मेरी बात, इसको सर कांटे आते हैं, इसको टेंड्रिल आते हैं। बेटा इसको क्या आते हैं, कांटे, इसको टेंड्रिल। टेंड्रिल और कांटे दोनों का स्ट्रक्चर एक जैसा है, क्योंकि दोनों मॉडिफाइड है। क्या है वो बेटा, दोनों कौन है, मॉडिफाइड्स है। तुझे पता है ये दोनों मॉडिफाइड स्टेम के रूप थे, मॉडिफाइड स्टेम, लेकिन दोनों का कार्य अलग है। दे हैव सेम स्ट्रक्चर, थॉर्न और ये टेंड्रिल्स, वो दोनों स्टेम के ही रूप है, लेकिन कार्य अलग है। क्या काम है कांटे का, प्रोटेक्शन। कुकुरबिटा इसमें क्या काम है टेंड्रिल का, अरे क्या काम है टेंड्रिल का, सपोर्ट। क्लियर हुआ बेटा, ये सेकंड एग्जांपल था उसका। जायची घाई है, हाँ कोणाला घाई आहे, जाऊ शकता तुम्ही, हे व्हायचं आहे ना आणखी। कितने एग्जाम्पल हो गए, एक एनिमल का हो गया वो वाला हाथ पैर वाला, दूसरा कौन है ये होमोलॉजी, काय में, प्लांट्स में। इतना ही पढ़ना है हमें। कौन सा इवोल्यूशन बोला मैंने होमोलॉजी का, डायवर्जन। एचडी याद रखना बेटा। एक लास्ट लाइन है उसी में, होमोलॉजी में लास्ट लाइन है, लिख ले, आईएमपी है, तेरे भले की बात कर रहा हूँ मैं। लिख, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन इज द इवोल्यूशन बाय विच a species become less similar to survive and adapt in different environmental condition. हो गया, ये लाइन लिखना हो गया आपका बेटा, लाइन लिखना हो गया आपका। लाइन से कुछ समझ में आया,
कि अलग अलग एनिमल कहाँ जाएंगे, अलग अलग एनवायरनमेंट में, और वहाँ जाके वो क्या होंगे, एडप्ट। इसलिए मैंने एग्जांपल दिया था अमरावती का। ये ओरिजिन है आपका, ये अमरावती है, इसमें ABC नाम का प्रजाति है, ABC नाम की प्रजाति अमरावती में। लेकिन ये प्रजाति कुछ जम्मू कश्मीर चली गई, कुछ राजस्थान चली गई, कुछ केरल चली गई। आपको नहीं लगता वो अलग अलग एनवायरनमेंट में चली गई? हाँ या ना? कुछ गई जम्मू कश्मीर, कुछ गई राजस्थान, कुछ कहाँ चली गई, केरला। तो बेटा वो ABC नाम की प्रजाति कहाँ चली गई, डिफरेंट एनवायरनमेंट, वहाँ जाके वो क्या हो गई, होना पड़ेगा ना। अगर आप रेगिस्तान में जाएंगे तो किस तरह का हो जाएंगे, रेगिस्तान जैसा हो जाएंगे आप। सर एकदम से? एकदम से नहीं, समय लगता है, लेकिन हो जाता है वो। अगर आप रेगिस्तान में जाएंगे ना तो वहाँ पे अडप्ट होने में बहुत सारे जनरेशन चले जाएंगे आपके, फिर उस तरह के हो जाएंगे। अगर आप जम्मू कश्मीर चले जाएंगे तो उन माहौल में उस तरह के लोगों जैसा बनने के लिए आपको जनरेशन बहुत होनी चाहिए। एकदम से नहीं होगा, परसों जाएंगे और चेंज होगा, ऐसे नहीं होता। जम्मू कश्मीर घूमने जाना और वहाँ सेटल होना और वहाँ से 10वीं पीढ़ी, उसमें फ़र्क होता है, उसमें हम एडप्ट हो जाते हैं। ठीक है बेटा, कल बात नहीं करेंगे, कल छुट्टी है। कल छुट्टी क्यों है पता है तुझे? क्यों है छुट्टी कल?